प्रश्न 21। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संविधान की किस अनुसूची का निर्माण किया गया? व्याख्या। भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयों में चुनौती से बचाने और जमींदारी उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को प्रारंभ में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकते। स्मरणीय तथ्य। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। प्रश्न 22। कोल्हो बनाम तमिलनाडु मामला भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? व्याख्या। आयार कोएल्हो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 9वीं अनुसूची से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं हैं। यदि कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इस निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को और अधिक मजबूत किया। स्मरणीय तथ्य। आयार कोएल्हो मामला 9वीं अनुसूची और मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न 23। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? व्याख्या। दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और मंत्रिपरिषद के आकार पर भी सीमा निर्धारित की गई। स्मरणीय तथ्य। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून की अनुसूची कहा जाता है। प्रश्न 24। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्याख्या। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं जिन पर पंचायतों को योजनाएं बनाने और विकास कार्यों को क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है। कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास जैसे विषय इसमें सम्मिलित हैं। स्मरणीय तथ्य। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और यह पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न 1। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सही है। व्याख्या। भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। उद्देशिका संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन को व्यक्त करती है। इसकी प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह न्यायोचित नहीं है। हालांकि यह संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। उद्देशिका संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान को अधिरोहित नहीं कर सकती। स्मरणीय तथ्य। उद्देशिका का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न 2। भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? व्याख्या। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत की संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थी। उस समय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे। ये दोनों शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। इसलिए संविधान लागू होने के समय भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता था। स्मरणीय तथ्य। 1950 में भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। प्रश्न 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना भारतीय राज्य के स्वरूप और संविधान के मूल आदर्शों को व्यक्त करती है। स्मरणीय तथ्य। प्रस्तावना का सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा और किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों के सम्मान और समान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य। पंथनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न 5। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़े गए? व्याख्या। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
इसके साथ ही अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। इससे पहले प्रस्तावना में भारत को केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। इस संशोधन ने प्रस्तावना के वैचारिक स्वरूप को और स्पष्ट किया। स्मरणीय तथ्य: 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? व्याख्या: संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। ये संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे व्यापक संशोधन माना जाता है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया और अनेक अन्य संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन किए गए। स्मरणीय तथ्य: समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। प्रश्न 7, भारत के संविधान के आदर्श का लक्ष्य उसके समस्त नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसके साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। प्रस्तावना अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा की भी गारंटी देती है। इन सभी आदर्शों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है। स्मरणीय तथ्य: प्रस्तावना के 4 प्रमुख आदर्श हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न 13, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। व्याख्या: संविधान लागू होने के समय शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। पूरे देश में शिक्षा नीति में समानता और बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई। ये संशोधन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। स्मरणीय तथ्य: 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। प्रश्न 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। व्याख्या: केंद्र सूची में जनगणना का विषय शामिल है क्योंकि यह पूरे देश में एक समान रूप से संचालित की जाती है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का विषय रखा गया है क्योंकि यह राज्य प्रशासन से संबंधित है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का विषय शामिल है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषयों में आता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। स्मरणीय तथ्य: जनगणना संघ सूची और पुलिस राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? व्याख्या: बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची के विषय हैं क्योंकि इनका संचालन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जबकि गैस का उत्पादन और वितरण सामान्य रूप से राज्य सूची से संबंधित विषय माना जाता है। हालांकि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से जुड़े कुछ विशेष पहलू संघ सूची में भी आते हैं, लेकिन प्रश्न के संदर्भ में गैस संघ सूची का विषय नहीं माना गया है, इसलिए यही सही उत्तर है। स्मरणीय तथ्य: बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची के प्रमुख विषय हैं। प्रश्न 16, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? व्याख्या: शिक्षा और वन वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय हैं। विद्युत भी समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है क्योंकि राज्यों के भीतर रेलवे क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राज्य पुलिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए दिए गए विकल्पों में रेलवे पुलिस राज्य सूची का सही उदाहरण है। स्मरणीय तथ्य: रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? व्याख्या: रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। निगम कर और जनगणना संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में विषयों का ये विभाजन प्रशासनिक दक्षता और शक्तियों के संतुलन के लिए किया गया है। स्मरणीय तथ्य: आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? व्याख्या: दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, जबकि कारागार भी सामान्यतः राज्य सूची में रखा गया है। पूरे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में एकरूपता बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। स्मरणीय तथ्य: दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची की महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में से एक है। प्रश्न 19, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की किस सूची में सम्मिलित हैं? व्याख्या: विवाह विच्छेद, गोद लेना, उत्तराधिकार तथा पारिवारिक कानून से संबंधित विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश में इन विषयों पर एक समान कानूनी ढांचा विकसित करना है, जबकि राज्यों को भी आवश्यकतानुसार कानून बनाने की शक्ति प्राप्त रहती है। इसलिए ये विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य:
तलाक और गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रश्न 20 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। व्याख्या व्यापार और वाणिज्य, सामानों में मिलावट तथा उत्तराधिकार तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं। इन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो सामान्यतः केंद्रीय कानून को प्राथमिकता प्राप्त होती है। यही समवर्ती सूची की प्रमुख विशेषता है। स्मरणीय तथ्य व्यापार और वाणिज्य, मिलावट तथा उत्तराधिकार समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रश्न 8 भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। व्याख्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। इसके बाद स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सम्मिलित है। फिर समानता का उल्लेख है, जिसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता शामिल है। अंत में बंधुता का उल्लेख है, जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। स्मरणीय तथ्य प्रस्तावना का क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न 9 भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। व्याख्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक असमानताओं को कम करना और राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करना। स्मरणीय तथ्य प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रश्न 10 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। व्याख्या प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। आर्थिक न्याय का उल्लेख अवश्य है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। स्मरणीय तथ्य प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। प्रश्न 11 भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त करता है। व्याख्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि धर्म का विरोध किया जाए। इसका वास्तविक अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान तथा समान व्यवहार किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्मरणीय तथ्य भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है। प्रश्न 12 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। व्याख्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था का आधार संविधान के अन्य प्रावधानों में निहित है। विशेष रूप से अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। स्मरणीय तथ्य संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। प्रश्न 13 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। व्याख्या भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन को व्यक्त करती है। के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। उद्देशिका संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है और संविधान के मूल स्वरूप को समझने में सहायता करती है। स्मरणीय तथ्य उद्देशिका को संविधान की आत्मा तथा राजनीतिक कुंडली कहा जाता है। प्रश्न 14 किस बात के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। व्याख्या बेरीबारी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बाद में केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान की मूल संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मरणीय तथ्य बेरीबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था, जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में इसे संविधान का भाग माना गया।